थे दोस्तों आप लोगों का द राइजिंग सन बाई हिमरोज मिल्की में हम लोग भूगोल को कंटिन्यू किए हुए हैं और फिजिकल ज्योग्राफी के इंड कंडीशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 2-3 लेक्चरों के बाद हम लोगों का जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, भारत के भूगोल में। तो लास्ट टॉपिक हम लोगों का चल रहा था विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश, उसी पे हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था और 2-3 जलवायु प्रदेशों पे हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था। आज हम लोग कम से कम 3 जलवायु प्रदेशों पे डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। फिर बाकी के ऐसे ही बच्चे हैं 2-2, 3-3 जलवायु प्रदेशों को 2-3 लेक्चरों में डिस्कशन करके कुल 12-13 जो जलवायु प्रदेश है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ से भी लगातार प्रश्न आते रहे हैं, पूछे जाते रहे हैं। जलवायु प्रदेशों की जो कंडीशंस हमने बताया कि उनके अक्षांशीय विस्तार और उनकी कुछ विशेष विशेषताएं होती, खास विशेषताएं होती हैं, इसी आधार पर अलग अलग प्रदेश के रूप में डिवाइड किया जाता है। जैसा कि पहले लेक्चर में भी हमने बताया था कि यहाँ प्रदेश का मतलब ये नहीं होता जैसे कि हम लोग राज्यों में देखते हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट से कि यूपी, बिहार, एमपी, उस तरीके से यहाँ प्रदेश का डिवाइडेशन नहीं होता, बल्कि यहाँ पे कुछ खास विशेषताओं की वजह से एक अक्षांश विशेष में कुछ खास प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं और उसी विशेषताओं के अकॉर्डिंग वहाँ की वनस्पतियाँ, वहाँ के लोग, वहाँ के आम चीज़ें प्रभावित होती, वहाँ की सभ्यता कल्चर से भी प्रभावित होती हैं, पहनावा, खान पीन भी वहाँ पे कहीं न कहीं प्रभावित होता है। तो उसी एस्पेक्ट में प्रदेशों का डिवाइडेशन कर दिया जाता है ज्योग्राफी में और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग 3 जलवायु प्रदेशों पर पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम लोग 3 जलवायु प्रदेशों पर डिस्कशन करेंगे। एक तो बात करेंगे हम लोग उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश पर डिस्कशन करेंगे या फिर इसे सहारा जलवायु प्रदेश भी बोलते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश और तीसरा हम लोग सबसे जो इंपॉर्टेंट होगा आज के टॉपिक का वो होगा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश या उसी को बोलते हैं रूम सागरीय जलवायु प्रदेश। तो 3 जलवायु प्रदेशों पे आज के हम लोगों का डिस्कशन होगा। तो चलिए इसको पहले हम लोग फ्रेमिंग कर लेते हैं आज के डिस्कशन को। विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश, हेडिंग डाल लीजिए, विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश, विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश, 3 जलवायु प्रदेशों पे आज हम लोगों का डिस्कशन करना है। तीनों का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि लेक्चर में आप लोगों का आसानी होगा। अलग अलग पढ़ते हैं हम लोग, 3 शायद पिछली बार भी किए थे, 3 इस बार कर लेंगे। तो पहला होगा उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश, या इसी को हम लोग बोलते हैं सहारा जलवायु प्रदेश। सहारा मरुस्थल से इसका नाम पड़ा है, सहारा जलवायु प्रदेश। हालांकि यह जो सहारा जलवायु प्रदेश है उस मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश की विशेषताएं तो सेम पाई जाती हैं, लेकिन इसके विस्तार को लेकर के इसका अपवाद होता है। क्योंकि एक बड़े क्षेत्र में विस्तृत है, इस वजह से इसका नाम भी सहारा के नाम से उस मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश को सहारा मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश कह दिया जाता है, यानी दोनों नाम से पुकारा जाता है। दूसरा है शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। और तीसरा हम लोगों का होगा, जो तीनों में अगर सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाए तो ये होगा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। तो आज हम लोगों को इन 3 चीज़ों पे बेसिकली 3 पॉइंट्सों पे हम लोगों को डिस्कशन करना है। हालांकि इससे पहले हमने बताया था कि हम लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी में लगभग 70+ यानी कि लगभग 80-80 लेक्चर के आसपास हम लोग पहुंचने वाले और 4-5 लेक्चर और आएंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी एंड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के बाद फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी का मतलब होता है उसमें मैपिंग कराया जाता है। सामान्यतः कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं, मैपिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो मैपिंग वाला पोर्सन होता है बिना फिजिकल ज्योग्राफी के समझे हुए आप मैपिंग करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा। अगर बोला जाएगा कि कौन सी नदी पूर्ववर्ती है, कौन सी द्रोणी है, ये सारी चीजें आप लोग रटना हो जाएगा। जब पूर्ववर्ती नदी का नाम आएगा तो नदी दिमाग में जाते ही कि यह नदी पूर्ववर्ती है, आपके माइंड में पूरा एक कॉन्सेप्ट घूम जाएगा कि अच्छा ये नदी इस प्रकार की ऐसे निकलती है, इसकी धारा इस प्रकार से बहती है, इस वजह से इसे पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं। तो इस वजह से हमारा मानना ही होता है कि पहले फिजिकल ज्योग्राफी पे स्ट्रॉन्ग एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तब जाकर के आप लोग मैपिंग करिए। सिर्फ मैपिंग करने से ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं होता या ज्योग्राफी सिर्फ मैपिंग
मैपिंग नहीं है कि सिर्फ मैपिंग कर लिए, पहाड़ नदी पर्वत पढ़ लिए और हमें लगा कि बस हम लोगों ने ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया। तो ज्योग्राफी सिर्फ मैपिंग का नाम नहीं है, ज्योग्राफी उससे बहुत ज़्यादा है। मैपिंग तो ज्योग्राफी का एक छोटा सा पार्ट है, महज 5% पार्ट है कि ठीक है मैपिंग करके बताया जाता है। हालांकि हम लोग जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे तो ढेर सारी चीज़ों को हम लोगों ने मैपिंग में भी देखा था कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे पूरे जो है कि वर्ल्ड, पूरे जो है कि कॉन्टिनेंट महाद्वीपों का निर्माण होता है, प्लेटें किस प्रकार से काम करती है, कई सारे टॉपिकों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हिमालय क्षेत्र में यहाँ पे भूकंप आते हैं लेकिन ज्वालामुखी क्यों नहीं आते, उसके क्या कारण। सब सारे प्रश्न इंटरव्यू में भी पूछे जा चुके हैं और बेसिकली मेंस में भी इस प्रकार के प्रश्न लिखने के लिए आते हैं कि आप बताइए जो धाराएं हैं उन धाराओं की दिशा को लेकर भी आता है कि पश्चिम में सामान्यतः जो मरुस्थल पाए जाते हैं उसके रीजंस भी हम लोगों ने देखे थे कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं, उसके कई सारे कारण थे। उस पर भी हम लोगों ने अलग अलग डिस्कशन किया था कि क्या वजह था कि पश्चिम में ही जो है कि क्या वजह है कि पश्चिम में ही ज़्यादातर मरुस्थल पाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए फिजिकल ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। इसीलिए हम लोगों ने जब भूगोल को स्टार्ट किया तो भूगोल को जीरो से स्टार्ट किया, एक बेसिक पॉइंट से स्टार्ट किया जहाँ से किसी भी विषय को समझने के लिए आवश्यकता होती है, ज़रूरत होता है कि उस विषय को अच्छे तरीके से समझा जाए। जब बेसिक पॉइंट से आप शुरू करते हैं, ज्योग्राफी की इवोल्यूशन देखते हैं, विकास देखते हैं, तो जब विकास से क्रम से जब बढ़ते हैं तो आपको एक एक चीज़ें क्रमबद्ध रूप से सामने आती चली जाती हैं कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे विकास होता है। तो आपके माइंड में एक पूरा खाका बनता है, एक पूरा डिज़ाइन बनता है और वही डिज़ाइन आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देता है। फिर रटने वाली जो कैपेसिटी होती है या रटने वाली जो चीज़ें होती हैं वो आपको रटना नहीं पड़ता, फिर आप समझने चले जाते हैं और जो चीज़ आप समझ करके पढ़ते हैं वो चीज़ आपके माइंड में लंबे समय तक बनी रहती है। और कंपटीशन के एस्पेक्ट से आपको ऐसे ही पढ़ना है कि आपके माइंड में लंबे समय तक चीज़ें बनी रहे और अच्छे परफॉर्मेंस तभी आप दे पाएंगे जब आपके माइंड में सारी चीज़ें, सारी क्लियरिटी हो, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के और लंबे समय तक आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बना रहे। तो आप उसका परफॉर्मेंस मेंस में देंगे, इंटरव्यू में देंगे, हर जगह प्री में भी आप लोग देखेंगे कि यूपीएससी के क्वेश्चन ईजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। और हम लोगों का पूरा वही तरीका था पढ़ने का। तो जिन लोगों ने भी अभी तक इस बैच में एडमिशन नहीं लिया है ज्योग्राफी के, वो एडमिशन ले ले, बहुत ही नॉमिनल फीस है बाकी के जो है कि कोचिंगों के मुकाबले बहुत ही नॉमिनल फीस है। मतलब उतना अगर ट्यूशन भी अगर पढ़े आप लोग किसी से ज्योग्राफी तो आप उससे 3 गुना ज़्यादा फीस दे देंगे सिर्फ ट्यूशन पढ़ने में, यानी कि ट्यूशन का भी 1/3 है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सस्ता हो सकता है। तो जिसे भी ज्वाइन करना है वो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा कि एंट्री ज्योग्राफी या कुछ भी बोल लिख के दे देगा कि हमें ज्योग्राफी में एडमिशन लेना है, वहाँ पर आपकी सारी प्रोसेस बता दी जाएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर हम लिख देते हैं आप लोगों को। जो भी होगा आपको इसी व्हाट्सएप पे ही संपर्क करना है और किसी दूसरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको कोई मैसेज नहीं करना। हमारा बस एक ही व्हाट्सएप नंबर है जो डिस्ट्रीब्यूट है। हमने कई सारे जो है कि वीडियोज़ में उसका उल्लेख किया है, कई सारे थंबनेलों में भी हमने उस व्हाट्सएप नंबर का यूज किया है। उसके अलावा आपको किसी और दूसरे नंबर पे मैसेज नहीं करना है। यही हमारा एक सिंगल व्हाट्सएप नंबर है 9695268201। ये इसके अलावा और कोई व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते हम, यही हमारा ऑथेंटिक नंबर है। चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश या सहारा प्रदेश। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश या सहारा प्रदेश। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश या स्लैश लगा दीजिए सहारा प्रदेश। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश या सहारा। उष्ण मरुस्थल, उष्ण मीन्स होता है गर्म, जो गर्म मरुस्थल है उस प्रदेशों की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है जब मरुस्थलीय प्रदेशों की हम लोग बात करेंगे तो पता है कि यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होगा, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर का जो अंतर है दिन और रात का वो ज़्यादा हो सकता है। माना जाता है कि दिन में बहुत ज़्यादा तापमान हो जाता है, रात में बहुत ही कम तापमान हो जाता है, इसलिए तापांतर बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। तो इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं, यानी उष्ण मरुस्थलीय कहने का मतलब ही होता है यहाँ पे बारिश न होने के कारण यह क्षेत्र मरुस्थल के रूप में डेवलप हो जाता है, इसलिए इसे उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और बारिश न होने के कई सारे कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे प्रति चक्रवाती दशाएं पाई जाती है, जहां पे हवाएं क्या होती हैं, बैठती हैं। जब हम लोग चक्रवात और प्रति चक्रवात पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने वहां पे डिस्कशन किया था कि प्रति चक्रवात क्या होता है, स्वच्छ मौसम का संदेशक होता है। जब प्रति चक्रवात होता है तो मौसम तापमान, आसमान जो है कि साफ हो जाता है, मौसम साफ, बारिश जो होता है बंद हो जाता है, क्योंकि हवाएं वहां पे बैठती, हवाएं ऊपर नहीं जाती। जब हवाएं बैठती हैं तो वहां बारिश कम हो जाता है। और यहाँ
पे ऐसी कंडीशंस पाई जाती है जहाँ पे हवाएं जो है कि बैठती हैं, प्रति चक्रवाती दशाएं पाई जाती है, इसी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पे देखा गया है कि चूंकि यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होता है तो उसके कुछ और भी रीजन है, जैसे ITCZ के कारण भी यहाँ पे बारिश की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। देखिए अच्छा थोड़ा सा लिखते हैं, उसके बाद समझते चलते हैं। लिखिए यह प्रदेश दिख रहा है ना आप लोगों को, यह प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 20 से 30 अंश अक्षांशों के मध्य, 20 से 30 अंश अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के आंतरिक व पश्चिमी भागों में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आंतरिक व पश्चिमी भागों में पाया जाता है। ध्यान रखिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे कि आखिर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही मरुस्थल क्यों डेवलप होते हैं, तो उसका रीज़न हम लोग देख रहे थे यहाँ पे। इसी वजह से कहा गया कि महाद्वीपों के एक तो आंतरिक भागों में यानी तटीय भागों में नहीं पाया जाता, जो तट के किनारे है, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में और पश्चिमी भागों में, जो महाद्वीप है सामान्यतः उसके पश्चिम में ये उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। और इसका अपवाद है कि सहारा मरुस्थल, जो पूरे महाद्वीप में उत्तर से जो है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ काफ़ी बड़ा है, तो वो इसका अपवाद हो जाता है, जो एक तो तट के किनारे भी हो जाता है, तटीय भाग से भी लगा हुआ है, और ये सिर्फ पश्चिमी किनारे पर नहीं बल्कि पश्चिम से लेकर के पूरब एक बड़े भाग में पाया जाता है सहारा मरुस्थल। इस वजह से इसका अपवाद माना जाता है, लेकिन सहारा मरुस्थल भी उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में ही शामिल किया जाता है। ध्यान रखिए, तो लिख लीजिए इसका एकमात्र अपवाद सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल है जो संपूर्ण महाद्वीप में पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत है। पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत है। पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत है, यानी कि सहारा मरुस्थल इसका एक अपवाद पाया जाता है, जो पूर्व से पश्चिम तक पूरे महाद्वीप में ही उसका विस्तार, उसका फैलाव है। लेकिन सामान्यतः हमने बताया सहारा को छोड़ दिया जाए तो जितने भी मरुस्थल हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं और आंतरिक भागों में होते हैं, और इसका जो विस्तार होता है 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य। भूमध्य रेखा से 20 डिग्री उत्तर, 20 से 30 और 20 से 30 डिग्री दक्षिण, यानी उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों में 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य इसका विस्तार होता है। इसके अन्य क्षेत्र भी देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। हम लोगों ने पिछले जो जलवायु प्रदेश पढ़े वहाँ पे भी हमने बताया था कि इसका विस्तार किन किन क्षेत्रों में है, तो उस विस्तार को भी आप लोगों को माइंड में ध्यान रखना है। कई बार विस्तार ही पूछता है कि उष्ण मरुस्थलीय जो प्रदेश है, जलवायु प्रदेश है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो देखिए आगे लिखे, इस जलवायु प्रदेश का विस्तार निम्न क्षेत्रों तक विस्तृत है। निम्न क्षेत्रों तक विस्तृत है। पहला तो लिख लीजिए यही सहारा मरुस्थल, जो इसका अपवाद ही है लेकिन चूंकि काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा देखिए नंबर 2, यूएसए में मोजो मरुस्थल, इसके अलावा नेवादा मरुस्थल, ये सब नाम भी पूछता है कि मोजो मरुस्थल कहाँ है, नेवादा मरुस्थल कहाँ है। तो इन सब चीज़ों को ऐसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि मोजो और नेवादा मरुस्थल यूएसए में। फिर तीसरा मैक्सिको में
मैक्सिको में सोमेरान मरुस्थल, सोमेरान मरुस्थल, या कैलिफोर्निया मरुस्थल, कैलिफोर्निया मरुस्थल। ऐसे ही है पेरू व चिली में, दोनों की सीमा में पड़ता है ये। चिली में आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल। और जब इसे मैपिंग करेंगे हम लोग तो एक एक चीज़ों को बताएंगे, कहाँ पे आटाकामा मरुस्थल है, सारी चीज़ें, मरुस्थल, नदी, पहाड़, पर्वत, कई सारे झील वगैरह, ढेर सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पेरू व चिली में आटाकामा मरुस्थल। इसके बाद पांचवा, नामीबिया में नामीब मरुस्थल, नामीब मरुस्थल, इसी के नाम से, नामीबिया के नाम से नामीब मरुस्थल। एक बहुत ही फेमस मरुस्थल है बोत्सवाना, बोत्सवाना में कौन सा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। फिर सहारा मरुस्थल हो ही गया है। फिर सऊदी अरब में, सऊदी अरब में, सऊदी अरब में रब अल खली मरुस्थल, रब अल खली मरुस्थल सऊदी अरब का, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार ईरान में ईरानी मरुस्थल, ईरान में ईरानी मरुस्थल। मध्य एशिया के भी कई सारे मरुस्थल आते हैं, लिख लीजिए। मध्य एशिया में, मध्य एशिया में किजिलकुम मरुस्थल, किजिलकुम मरुस्थल। ये कहाँ पड़ता है किजिलकुम? ये पड़ता है दो देशों में, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में। ऐसे ही एक और है काराकुम मरुस्थल, काराकुम मरुस्थल। ये कहाँ पड़ता है? ये दो देशों में पड़ता है, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मेनिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। एक और पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, नौ हो गया। दस, दस। ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी मरुस्थल, जो पश्चिम पड़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल। ये इसका विस्तार है जहाँ पे कई सारे क्षेत्रों को शामिल किया गया। ध्यान दीजिए, देखिए इसके विस्तार को थोड़ा एक बार फिर से समझ लीजिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ज़्यादा है लेकिन याद रखना होगा आप लोगों को। ध्यान, ज़्यादातर जो उष्ण मरुस्थल है जो महाद्वीपों के पश्चिमी तटों में पाए जाते हैं, आंतरिक भागों में पाए जाते हैं, वो सारे उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में शामिल हो जाते हैं, जिसमें लगभग 10 मरुस्थलों का नाम हमने लिखा है और यही क्षेत्र, यहीं पे इनका विस्तार भी है। हालांकि हम लोग देखेंगे भारत का जो थार मरुस्थल वो भी शामिल हो जाता है, यहाँ पे लिख लीजिए, भारत का थार मरुस्थल, इसको तो हम लोग भूल ही गए थे। 11, भारत का थार मरुस्थल। अब मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है, शुष्क, तो यहाँ पे वनस्पतियाँ कैसी पाई जाएंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ की जो वनस्पतियाँ होंगी वो मरुद्भिद वनस्पतियाँ कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरोफाइट्स वनस्पतियाँ। मरुद्भिद वनस्पतियों में कई प्रकार के पेड़ आते हैं, जो कटीले पेड़ होते हैं, जो लंबे समय तक अपने आप में जो है कि वाष्पीकरण ज़्यादा नहीं होने देते हैं, उनका मोटी छाल बहुत मोटा होता है उनका, ताकि उनसे जो जल है, जल की निकासी कम हो। तो जब भी जाते हैं हम लोग मरुस्थलीय क्षेत्रों में तो देखते हैं वहाँ के जो पेड़ होते हैं उनके मोटे मोटे छाल होते हैं। कारण यही है उनके जल की निकासी को, जैसे बबूल का पेड़ आप लोग देखें उसकी छाल मोटी होती है, वो वास्तव में मरुस्थलीय पौधा है। ऐसी खजूर का पेड़ हो गया,
ताड़ का पेड़ हो गया, ये सारे मरुस्थलीय पौधे माने जाते हैं जिनकी छालें बहुत मोटी होती हैं ताकि इनसे वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम हो, यानी जल बहुत ही कम निकले, लंबे समय तक अपने आप को सर्वाइव कर सके। कई बार ऐसा होता है कि जल की तलाश में इनकी जो जड़ें हैं बहुत नीचे चली जाती हैं, जैसे बबूल वगैरह की जड़ देखेंगे बहुत नीचे चली जाती है, ताड़ की जो जड़ होता है बहुत नीचे, खजूर की जो जड़ होता है बहुत नीचे चला जाता है। लेकिन इसी समय देखेंगे भारत के थार मरुस्थल में घास पाया जाता है, सेवड़ घास, आप लोग नाम सुने होंगे सेवड़ घास। आगे हम लोग लिखते हैं, पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे बारिश को लेकर के। यहाँ वर्ष भर मौसम क्या होता है, शुष्क होता है, बारिश होती नहीं, मौसम होता है शुष्क होता है। बारिश होती भी है तो 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, और कम बारिश होने के कारण भी यहाँ पे देख लेंगे हम लोग कि कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से यहाँ पे बारिश कम होती है। तो लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि यहाँ वर्ष भर शुष्कता रहती है, यहाँ वर्ष भर शुष्कता रहती है, वर्ष भर शुष्कता रहती है, और औसत वार्षिक वर्षा और औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर या इससे भी कम होती है, या इससे भी कम होती है। अच्छा, वर्षा मापने का तरीका आप लोगों को पता है। एक मापक जो होता है वर्षा मापने का, जब बारिश होता है तो उसको खुले आसमान में रख दिया जाता है, उसमें जितनी बूंदें गिरती है जितने सेंटीमीटर तक जाती है, मान लिया जाता है इतना सेंटीमीटर तक बारिश होता है ना। ऐसा नहीं कि जहाँ पे पानी गिरा वहाँ पर रखेंगे तब तो हज़ारों सेंटीमीटर भाग जाएगा। खुले आसमान में रख दिया जाता है जहाँ पे पानी का सोर्स सिर्फ और सिर्फ ऊपर से पड़ने वाला जो बूंद है वही हो, तो उसी हिसाब से पता लगा लेते। तो यहाँ पे जो बारिश होता है सोचिए 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, जबकि हम लोगों को पता है कि अभी जो बारिश होती है यूपी वगैरह में वो लगभग 100 सेंटीमीटर प्लस हो जाती है बारिश। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होना कितना कम बारिश होता है। मौसम पूरी तरीके से शुष्क, यही वजह है कि उपजाऊ ज़मीनें नहीं रह पाती, वो ज़मीनें क्या हो जाती है, मरुस्थल में बदल जाती है। तो बारिश होती है 25 सेंटीमीटर से कम होती है। अच्छा, वर्षा कम होने के कारण क्या होता है, पैराग्राफ चेंज कर लिखिए। यहाँ वर्षा कम होने का कारण, यहाँ वर्षा कम होने का कारण निम्नलिखित है या निम्न है। कौन कौन से कारण हैं, देखिए लिखिए। पहला नंबर 1, यहाँ प्रति चक्रवाती दशाएं पाई जाती है। हमने बताया यहाँ प्रति चक्रवाती दशाएं पाई जाती हैं, जिससे यहाँ हवाएं नीचे बैठती हैं और आसमान साफ हो जाता है। दूसरा कारण होता है कि ये पश्चिमी तटों पे पाए जाते हैं, यानी कि जो मरुस्थल होते हैं क्या पश्चिमी भागों में होते हैं, और ये पूर्वी तट से काफ़ी दूर होता है। तो पूर्वी तट से जो मौसम बनता है, चक्रवाती दशाओं से जो बारिश होने की संभावना होती है, जब वो पूर्वी तट से जब प्रवेश करता है तो पश्चिमी तटों तक जाते जाते जो भी वाष्पीकरण जो संघनन होता है, बारिश पहले हो जाती है। वहाँ पे जो हवाएं होती है वो वाष्पीकृत और संघनित हवाएं नहीं पहुँच पाती, जिससे कि बादल का निर्माण हो, वहाँ पर बारिश हो। तो पूर्वी तट से जब हवाएं चलती हैं तो वहाँ पर संघनन की प्रक्रिया होती है, बारिश होती है। तो पूर्वी तट से सटे हुए भागों में खूब बारिश होती है, ढेर सारी बारिश होती है। वही हवाएं जब आगे बढ़ती पश्चिमी तटों की ओर जाती हैं, चूंकि सारा बारिश पहले ही कर देती है तो हवा शुष्क हो जाती है। तो हवाएं जब पश्चिमी तट पे पहुंचती हैं तो वहां क्या होता है, शुष्क हवाएं पहुंचती हैं, वहां पे ऐसी हवाएं नहीं पहुंचती जो बारिश कर सके। तो इस वजह से भी इन क्षेत्रों में बारिश बहुत ही कम होती है। कभी कभी यही हवाएं पहुंच भी जाती हैं अगर संघनित अवस्था में, तो ज्यादातर बारिश हो जाता है तो बहुत ही कम उसमें वाष्पीकरण होता है, बहुत ही कम उसमें संघनन की जो बूंदें होती हैं जिससे वहां पे बारिश हो। तो बारिश हल्की फुल्की बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है। दूसरा कारण यहाँ पे लिख लीजिए कि पूर्वी तट से दूर होने के कारण हवाएं यहाँ पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती हैं। हवाएं यहाँ पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती हैं। यदि संघनित हवाएं
संघनित हवाएं यहाँ पहुँच भी जाएं तो नाम मात्र की ही वर्षा करती है, नाम मात्र की ही वर्षा करती है। वर्षा हमने बताया कि अगर संघनित हवाएं पहुंच भी जाए तो वर्षा नाम मात्र का होता है, क्योंकि ज़्यादातर बारिश तो हो ही जाता है उधर ही, तो यहाँ पे वर्षा नाम मात्र का रह जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती। तो दो कारण काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिस वजह से यहाँ पे बारिश कम होता है। विश्व का सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र भी यही माना जाता है, ध्यान रखिए, विश्व का जो सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र है वो यही माना जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है। हम लोगों को पता भी है विश्व में कई तरह से क्षेत्र हैं जो सर्वाधिक तापमान, जैसे लीबिया का अल अर्जीजिया क्षेत्र माना जाता था पहले कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है 58 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इस पर बाद में डिस्प्यूट हो गया कि ये तापमान गलत रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद अब माना जाता है कि जो मृत घाटी है, डेथ वैली जो है कैलिफोर्निया में, जहाँ पे तापमान रिकॉर्ड किया गया था 56 डिग्री सेल्सियस, तो अभी माना जाता है कि सर्वाधिक तापमान वाला जो क्षेत्र है वो मृत घाटी है, जहां पे 56 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। एशिया की अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान के जैकोबाबाद में 52 डिग्री सेल्सियस तापमान का रिकॉर्ड किया गया था। तो लीबिया का जो अल अर्जीजिया क्षेत्र है वो विवाद में आ गया है, यानी डिस्प्यूट हो गया उस क्षेत्र पे। यह मान लिया गया, कई सारे लोगों ने इस पे आक्षेप किया कि यहाँ पे तापमान गलत रिकॉर्ड कर दिया गया है, जबकि 2 ही डिग्री का डिफरेंस हो रहा है मृत घाटी से। तो दूसरे नंबर पर मृत घाटी आता था, अब उसे पहला मान लिया गया है और लीबिया वाले को बाहर कर दिया गया, लेकिन हम लोग लिखेंगे, दोनों लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, लिखिए विश्व का सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र, एक मिनट रुक जाइए, चल रहे ऊपर चल जा, विश्व का पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, विश्व का सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र, विश्व का सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र, सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र, तापमान वाला क्षेत्र इसी प्रदेश में पाया जाता है, इसी प्रदेश में पाया जाता है, कामा लगा के लिखिएगा, 58 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लीबिया का अल अर्जीजिया नामक स्थान सर्वाधिक तापमान वाला स्थान माना जाता था, सर्वाधिक तापमान वाला स्थान माना जाता था। लीबिया का जो अल अर्जीजिया है, यहाँ पे 58 डिग्री सेल्सियस तापमान को रिकॉर्ड किया गया था, वो सबसे अधिक तापमान वाला ये स्थान माना जाता था। लेकिन वर्तमान में इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है, प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। पैराग्राफ चेंज करिए, दूसरा लिखिए, विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थान, विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थान मृत घाटी, कैलिफोर्निया का मृत घाटी, ऐसे कर लीजिए, बल्कि कैलिफोर्निया का मृत घाटी है, कैलिफोर्निया का मृत घाटी है, वैसे में पड़ता है, डेथ वैली से बोलते हैं, मृत घाटी है, जहां 56 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था, 56 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, अब यह विश्व का सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र माना जाता है, सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र माना जाता है।
ध्यान रखिए, अभी क्या है, ये नंबर 1 पे चला गया है। विश्व का सबसे अधिक तापमान वाला क्षेत्र अब इसे मानते हैं वर्तमान में। आगे आइए। अच्छा, इसी में लिख लीजिए, कामा लगा करके लिख लीजिए यहाँ पे। एशिया में सर्वाधिक तापमान वाला स्थान क्या है, याद है आप लोगों को? तापमान वाला स्थान पाकिस्तान का जैकोबाबाद है। पाकिस्तान का जैकोबाबाद है, जहां 52 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। समझ पा रहे हैं? राइटिंग आप लोगों को समझ में आ रही है? कोशिश है थोड़ा साफ लिखने का। देखिए, राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको साफ लिखना चाहिए। जरूरी नहीं कि बहुत ही खूबसूरत हो, ये कोई मायने नहीं रखता है कि बहुत अच्छा हो, लेकिन साफ हो, क्लियर होना चाहिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फास्ट होनी चाहिए। कि आप इतना फास्ट लिख लेते हैं जितना फास्ट हम लिख रहे हैं, कभी साथ में लिखिए कि आप उतना फास्ट लिख पा रहे हैं नॉर्मल वे में जैसे लिखते हैं। ऐसा नहीं कि लिखते हैं आप स्लो में बहुत अच्छा लिखते हैं और फास्ट में बहुत टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं। जैसे आप लिखते हैं नॉर्मली वैसे लिखने का प्रयास करें। ये दो चीज़ें होगी। तो अभी हम लोगों ने देखा कि स्थान और सबसे गर्म स्थान किस में, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। अब यहाँ पे बारिश कम होगी तो वनस्पतियां भी उसी प्रकार की पाई जाएंगी। तो आइए वनस्पतियों के बारे में लिख लेते हैं। लिखिए, जल की कमी के कारण इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में मरुद्भिद वनस्पतियां पाई जाती है। जीरोफाइट्स वनस्पतियां होती हैं। मरुद्भिद वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ खजूर के पेड़ भी मिलते हैं। यानी मरुद्यान जो होता है वहाँ पे खजूर के पेड़ भी मिलते हैं। खजूर के पेड़ भी पाए जाते हैं, इसे कह लीजिए, पाए जाते हैं। देखिए, भारत के थार मरुस्थल वाले क्षेत्र जैसलमेर में सेवड़ घास पाई जाती है। अब सेवड़ घास क्या होता है आप लोग देखे होंगे, जो लोग जानते होंगे गांव के होंगे उन्हें पता होगा कि सेवड़ घास क्या होता है। इसका यूज़ सेवड़ घास का कुछ मेडिसिन में भी किया जाता है। गांव के में कुछ प्रॉब्लम जैसे किसी को होती है तो दवा के रूप में भी सेवड़ घास का यूज किया जाता है। तो जो लोग गांव के होंगे वो समझते होंगे सेवड़ घास का यूज। तो सेवड़ घास थार मरुस्थल वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी भी घास ही होती है, लेकिन इसकी जड़ें बड़ी गहरी होती है, अंदर तक पहुंच जाती है पानी प्राप्त करने के लिए। तो ये हो गया। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत अधिक होता है तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही कठिनाइयाँ होती है लोगों को। तो इसे कठिनाइयों का प्रदेश बोलते हैं। अधिक तापमान होने का आप लोग देखिए, जब अधिक तापमान होता है तो कई प्रकार की समस्याएं होती है काम वाम करने में। तो इसे बोलते हैं कठिनाइयों का प्रदेश। जैसे गर्मी के दिनों में आप देखिए बाहर जाने का मन नहीं करेगा, आप सोचेंगे कौन जाए, इतना धूप में इतना गर्मी हो रही है बाहर। तो तापमान अधिक होने के कारण इसे कठिनाइयों का प्रदेश बोलते हैं। इसे एक पैराग्राफ में, बल्कि उसको कलर में कर लीजिएगा, बॉक्स में लिख लीजिएगा आप लोग। लिखिए, इस क्षेत्र में दिख रहा है ना, इस क्षेत्र में तापमान अधिक होने के कारण इसे सतत कठिनाइयों का प्रदेश कहा जाता है। कठिनाइयों का प्रदेश कहा जाता है। ऐसे देखिए, उष्ण मरुस्थल हो गया तो ऐसे शीतोष्ण मरुस्थल भी होता है। छोटा सा है, बस 4-5 लाइन का है, उसको लिख लेते हैं हम लोग। शीतोष्ण मरुस्थलीय प्रदेश को हेडिंग डाल लीजिए, शीतोष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। शीतोष्ण मरुस्थलीय
प्रदेश, ये भी 30 से 45 अंश थोड़ा सा ऊपर जाएगा। शीतोष्ण मरुस्थल का मान लो थोड़ा ध्रुवीय क्षेत्र में जाएंगे। शीतोष्ण का मतलब होता है ठंडा, जब ठंडे क्षेत्र में पहुंचते हैं तो ये 30 से 45 अंश ये भी होता है और महाद्वीपों के आंतरिक भाग में ही पाया जाता है। बस यहाँ पे होता है जो मरुस्थल होंगे वो शीतोष्ण मरुस्थल होंगे, ठंडे मरुस्थल। तो लिख लीजिए इसे थोड़ा सा, इसमें कुछ समझने वाली नहीं है। लिखिए यह प्रदेश, यह जलवायु प्रदेश, यह जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 30 से 45 अंश अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाया जाता है, आंतरिक भागों में पाया जाता है, आंतरिक भागों में पाया जाता है। अच्छा, इसका एक अपवाद है, जैसे हम लोग वहां पे देख रहे थे उसका अपवाद है सहारा मरुस्थल, ऐसे इसका भी एक अपवाद है जो महाद्वीपों के आंतरिक भाग में न होकर के महाद्वीप के तटीय भाग में पाया जाता है। सामान्यतः हमने क्या बताया था, जो भी मरुस्थल होते हैं वो तटीय भागों में नहीं पाए जाते, तटीय इलाकों में नहीं पाए जाते, आंतरिक इलाकों में पाए। जैसे हम लोगों का थारी मरुस्थल देख लीजिए, भारत के तटीय इलाकों में नहीं है बल्कि इस एरिया में है जो आंतरिक भाग है। ये क्या है, लैंड, ये वाला इलाका तटीय है, तो इस क्षेत्र में कोई मरुस्थल भारत में नहीं पाया जाता। पाया जाता है यहाँ पे राजस्थान वाले क्षेत्र में, तो वो एक आंतरिक पोर्शन है, और पश्चिमी किनारा है तो पश्चिमी भाग में पाया जाता है, ये भी भारत के पश्चिमी। तो एक अपवाद है यहाँ पे जो तटीय किनारे पे पाया जाता है, ध्यान रखिए, तटीय किनारे पर पाया जाता है। तो लिखिए इसका एकमात्र अपवाद, इसका एकमात्र अपवाद पेंटागोनिया का अपवाद, सॉरी पेंटागोनिया मरुस्थल है, पेंटागोनिया का नहीं, का होगा अर्जेंटीना का पेंटागोनिया मरुस्थल। इसका एकमात्र अपवाद अर्जेंटीना का पेंटागोनिया मरुस्थल है, पेंटागोनिया मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है, ध्यान रखिए, जो महाद्वीप के तटीय भाग में पाया जाता है, तटीय भाग में पाया जाता है। सामान्यतः देखिए ये सब चीज़ें आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, जलवायु प्रदेश भी आप लोगों के दिमाग में बस जाएगा, बस याद रखना है क्या, अक्षांशीय विस्तार को याद रखना है, उसकी कुछ विशेषताएं की, तो वहाँ पे वनस्पतियाँ कैसी पाई जाएंगी, क्या वहाँ पे मिलेगा, इन सब सारी चीज़ों को आप इजी वे में कोरिलेट करा लेंगे कि अगर ये उष्ण है तो वनस्पतियाँ भी वैसी ही पाई जाएंगी, ये भी मरुस्थल है तो यहाँ पे भी वनस्पतियाँ, जैसे नागफनी वगैरह जो है शीत मरुस्थल की वनस्पतियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके अंतर्गत निम्न मरुस्थल आते हैं। कौन कौन से, बहुत ही फेमस एक मरुस्थल है तकला मकान, यूपीएससी में पूछा था ये कि कौन सा मरुस्थल है, तो दो तरीके से पूछा है। तकला मकान स्थित कहाँ पे है, किस प्रकार का मरुस्थल है, उष्ण है या शीतोष्ण है। तो तकला मकान ये चीन में है, चीन के सिक्यांग प्रांत में शीतोष्ण मरुस्थल है। ऐसे ही है दूसरा गोबी का जो मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल, यह भी शीत मरुस्थल है। और तीसरा तिब्बत के पठार को भी शीत मरुस्थल बोला जाता है, तिब्बत का पठार, सॉरी तिब्बत का पठार। इसकी जो विशेषता होती है यहाँ पर कि यहाँ पे दैनिक तापांतर बहुत पाया जाता है, यानी दिन और रात के तापमान में खूब अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है, सर्वाधिक पाया जाता है, बल्कि खूब नहीं बल्कि सर्वाधिक। विश्व का सबसे अधिक दैनिक तापांतर यही पाया जाता है।
लिख लीजिएगा, विश्व का सर्वाधिक दैनिक तापांतर। हालांकि दैनिक तापांतर का अंतर हम लोग देख रहे थे उस मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक दैनिक तापांतर इसी क्षेत्र में पाया जाता है। तो विश्व का सर्वाधिक दैनिक तापांतर इसी जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, इसी जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, प्रदेश में पाया जाता है। क्योंकि यह भी क्षेत्र क्या होता है, शुष्क होता है। मरुस्थल यानी क्या है, शुष्क क्षेत्र है, तो यहाँ भी जीरोफाइट्स वनस्पतियां ही पाई जाएंगी, मरुस्थलीय वनस्पतियां यहाँ भी पाई जाएंगी। यहाँ पे नागफनी, कैक्टस वगैरह इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, चूंकि यह क्षेत्र भी शुष्क होता है, चूंकि यह क्षेत्र भी शुष्क होता है, इसलिए यहाँ भी मरुद्भिद वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ भी मरुद्भिद वनस्पतियां पाई जाती हैं, वनस्पतियां पाई जाती हैं, राइट। तो यहाँ पे जो कई सारी चीजें होती हैं, जैसे लिख लीजिए 2-3 एग्जाम्पल। नागफनी, देखते हैं गांव में लगा रहता है नागफनी, कैक्टस इत्यादि। तो इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है शीतोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में।